हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड विंडोज़। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जिसके एग्जाम में वेटेज बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये है भी बहुत ज़्यादा बड़ा, थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन हम इसको अलग अलग पार्ट्स में बहुत सिंप्लीफाइड वेज में पढ़ेंगे ताकि आपको समझाने के साथ साथ ये माइंड में भी आपके पिक्चर मैपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगेन वेलकम टू माइंड विंडोज़। चैप्टर का नाम है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये आपका जो क्लास 9th में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था उसके बाद का एक्सटेंशन है कि उसके बाद कैसे नेशन स्टेट बने हैं। नेशनलिज्म की फीलिंग हम पूरे यूरोप में देख रहे हैं। यूरोप कोई कंट्री नहीं है, ये पूरा एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कई सारी कंट्रीज हैं। तो इतनी सारी कंट्री में, इतने एक बड़े एरिया में जो इतना ज़्यादा डाइवर्स भी था, वहाँ पे एकदम से ऐसा क्या हुआ कि नेशनलिज्म की फीलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, राष्ट्रवाद हावी हो जाता है लोगों के ऊपर और वो अपनी खुद की एक कंट्री की, नेशन स्टेट की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसे हम इंडिया का एग्जाम्पल है तो इंडिया एक कंट्री है, इसमें राष्ट्रवाद की फीलिंग आना, क्योंकि हम पूरा एक भारत का हिस्सा है, आसान हो जाएगा। जबकि यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में इतनी सारी कंट्री है और सब में कैसे राष्ट्रवाद बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाता है। एक बहुत ज़्यादा पावर के तौर पे, पावरफुल नोशन के तौर पे लोगों के दिमाग में आता है। और अब जनता जो है, पुराने डायनेस्टिक जो रूल चलता आ रहा था, एक एम्पायर उनके ऊपर था, उनको उखाड़ फेंकती है, डेमोक्रेसी को लेके आती है और उसके बाद कंजर्वेटिव जाते हैं, उनको भी डिस्करेज किया जाता है और धीरे धीरे करके पूरा यूरोप जो है नेशन स्टेट्स में आके बन जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एक फ्रेंच आर्टिस्ट है फ्रेडरिक सोरी, उसने जो है एक चार जो है प्रिंट्स को विजुलाइज किया, इमेजिनेशन किया और उसने एक वर्ड मैप बनाया जिसको उसने नाम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। उसने कुछ पिक्चर्स अपने दिमाग में डाल ली, हालांकि उस टाइप तक नेशन स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन उसने सोचा कि आने वाले टाइम में यूरोप का जो है मैप ऐसा होगा, इस टाइप से यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो जैसा हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के तौर पे जाना जाता था, तो ये आपको फीमेल दिख रही है, इसको एज ए लिबर्टी को फीमेल के, जैसे हम अपनी को भारत माता कहते हैं, ऐसे ही वहाँ पे लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के तौर पे देखा जाता था कि ये लिबर्टी है, लिबर्टी लेके आएंगे। उसके हाथ में एक तरफ आप देखोगे कि इसका जो एक हाथ है इसमें आपको ये टॉर्च दिखाई देगी, इनके एक हाथ में टॉर्च होती थी। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट सी वियर्स इन वन हैंड। और ये टॉर्च कैसी है? एनलाइटमेंट की टॉर्च है, यानी कि आने वाले टाइम में ये सब लोगों को एनलाइट करेगी, उनका दिमाग जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि कैसे हम अपने नेशन स्टेट बना सकते हैं, कैसे हम अपने नेशन में डेमोक्रेसी को ला सकते हैं। तो इस टाइप से लोगों में एनलाइटमेंट आएगा, यानी कि उनका सोचने का नजरिया, उनके आइडियाज जो हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसके दूसरे हाथ में हम देखें तो चार्टर है जिसमें राइट्स लिखे गए हैं, राइट्स ऑफ द मैन इन द अदर, यानी कि राइट्स वही हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करी जाएंगी, कुछ बेसिक राइट है वो दिए जाएंगे। तो इस टाइप से लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के तौर पे देखा जाता है, जिसके एक हाथ में आप देखोगे कि एक टॉर्च है और उसके दूसरे हाथ में राइट्स दे रखे हैं, राइट का पूरा एक चार्टर एक्ट है। धरती के ऊपर हम देखेंगे तो पुराना जो हमारा एम्पायर था उसके कुछ रेजिड्यू पड़े हुए हैं, रिमेन्स उसके पड़े हुए हैं। तो ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। जो भी राजे महाराजे होते थे, जो भी एम्पायर होता था, उनके कपड़े, उनके मुकुट, ये सब पड़े हुए हैं। तो जमीन के ऊपर वो चिथड़े चिथड़े फॉर्म में पुराना जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस होते थे उनके कुछ बचे हुए पुराने रिमेन्स हैं जो धरती के ऊपर पड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे In Socio-European vision, the people of the world are grouped as the distinct nation, identified through their flags and nation costumes. आप देख पा रहे हो कि ऐसे करके पूरी एक ट्रेन सी बनी हुई है, इसमें लोगों के ग्रुप को एक इंडिविजुअल नेशन के तौर पे, नेशन स्टेट के तौर पे देखा जाता है। सबके हाथ में एक फ्लैग होता था, यानी कि धीरे धीरे करके सब में लिबर्टी आएगी, सब में डेमोक्रेसी आएगी, सब अपने पुराने एम्पायर को उखाड़ फेंकेंगे और एक नेशन स्टेट बन जाएंगे। तो लोगों के ग्रुप को एक नेशन स्टेट
के तौर पे देखा गया। उनके हाथ में अपना फ्लैग होता था और ये लाइन लगी हुई है। आगे कुछ कंट्रीज रही होंगी जो पहुंच चुकी हैं, कुछ पहुंचने वाली हैं और कुछ अभी बहुत दूर है, धीरे धीरे करके वो भी पहुंच जाएगी। Leading the processions way past the Statue of Liberty are the US and Switzerland, which by this time were already nation state. United States of America और स्विट्जरलैंड जो हैं वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। और वो उस टाइम पे, कहने का मतलब ये है कि स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस टाइम पे नेशन स्टेट बन चुके थे। ये विजुअलाइजेशन 18 सेंचुरी के आसपास का है, तो वो उस टाइम पे ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे, तो वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे पहुंच चुके हैं। उनके बाद फ्रांस है, आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर, है जस्ट रीच द स्टैचू। फ्रांस जो है वो स्टैचू के पास अभी भी है और ये इसमें फ्लैग दिखा रखा है, ट्राइकलर फ्लैग है, ये स्टैचू के पास अभी अभी जस्ट पहुंचा है। सीज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, उसके बाद फ्रांस के बाद आप देखोगे कि उसके बाद जर्मनी है और जर्मनी का ये आपको फ्लैग दिखा रखा है, ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग है, तो उसके बाद जर्मनी है। हालांकि जर्मनी उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था और जर्मनी के लोग भी कई टाइप से बटे हुए होते थे, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को, जो फ्रेडरिक सोरी था, उसने एक ऐसा इमेजिन किया है कि जर्मनी जो है नेशन स्टेट के तौर पे निकल के आ जाएगा। तो ये जर्मनी, उसके बाद फ्रांस के बाद जर्मनी दिखाया गया है। जर्मनी के बाद आप देखोगे फॉलोइंग द जर्मनी पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ सिसिल्स, पोलैंड, इंग्लैंड, लोम्बार्डी, आयरलैंड, हंगरी और रशिया, यानी कि धीरे धीरे करके पूरा यूरोप आएगा और पूरा यूरोप जो है नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पे लोगों में एनलाइटमेंट आएगा, नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी और सभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुँचेंगे, पुराने एम्पायर को उखाड़ फेंकेंगे। आसमान से आप देखोगे तो जीसस क्रिस्ट और बाकी देवी देवता हैं जो इनको देख रहे हैं और इनके ऊपर अपना आशीर्वाद जो है बरसा रहे हैं। भाईचारे की फीलिंग को दिखाया गया है, फ्रेटर्निटी की फीलिंग को दिखाया गया है, यानी कि हेवन से क्रिस्ट, सेंट और जो एंजल्स हैं इस सीन को देख के बहुत खुश हो रहे हैं और फ्रेटर्निटी, भाईचारे की फीलिंग को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चैप्टर इन्हीं सब के जो फ्रेडरिक सोरी ने जो विजुलाइज किया था, क्या ये सच हो पाता है, क्या पूरा यूरोप जो है नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो पाता है, इसी सब को हम देखेंगे। ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। हम देख पा रहे कि 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना, यानी कि हमारा एक राष्ट्र होगा जिसमें सेम लैंग्वेज को बोलने वाले एक जैसे लोग रहेंगे, तो नेशनलिज्म इतना ज़्यादा पावरफुल फोर्स के तौर पे उभर के आया जिसने यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड को हिला के रख दिया और ऐसे चेंजेस आए हैं जो पहले कभी नहीं आए थे। एंड रिजल्ट इससे क्या आता है, नेशनलिज्म की फीलिंग से फाइनल रिजल्ट क्या आता है, इसका फाइनल कंक्लूजन ये आएगा पूरा चैप्टर का कि पूरा जो यूरोप है वो नेशन स्टेट में, इंडिविजुअल नेशंस में डिवाइड हो जाता है। अलग अलग कंट्री हमें दिखाई देती हैं और उसकी जगह पहले क्या होता था, पहला ऐसा डायनेस्टिक एम्पायर होता था, राजे महाराजे होते थे जो वाइड एरिया के ऊपर रूल करते थे, यानी कि वास्ट एम्पायर, डायनेस्टिक एम्पायर टूट जाता है और इस एम्पायर की जगह अलग अलग कंट्री निकल के आते हैं जहां पे लोग एक जैसे लोग थे, उनकी हिस्ट्री एक जैसी थी, एक जैसी लैंग्वेज को बोलते थे, यूनिटी का कंसेप्ट उनके अंदर होता था। तो इस चैप्टर का पूरा निचोड़ यही है कि यहां से यहां तक की जो जर्नी है वो कैसे पॉसिबल हो पाई, वो पॉसिबल हो पाई नेशनलिज्म की फीलिंग से। नेशनलिज्म की फीलिंग को कौन लेके आया, मिडिल क्लास लेके आई है, और कैसे कैसे लोगों ने अपने आप को नेशन स्टेट बनाने के लिए स्ट्रगल किया है, वो सभी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो एंड रिजल्ट आप ध्यान रखोगे, फाइनल कंक्लूजन क्या आता है कि डायनेस्टिक एम्पायर की जगह नेशन स्टेट बन जाते हैं और ये नेशन स्टेट में पूरा यूरोप, आज के टाइम पे हम देख पा रहे कि अलग अलग कंट्री हमें दिखाई देती हैं, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। बहुत बड़ा एम्पायर होता था जहाँ पे अलग लैंग्वेज को बोलने वाले सब लोग इकट्ठे ऐसे ही पड़े रहते थे, किसी में कोई यूनिटी की फीलिंग नहीं होती थी, किसी में कोई आपस में ये नहीं होता था कि हम एक दूसरे के साथ हम सब एक हैं, ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। जबकि जैसे हम भारत में देखें तो
जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक पूरा इंडिया एक जैसा है, सब में राष्ट्रवाद की फीलिंग है कि हाँ हम सब भारतीय हैं। तो ऐसी फीलिंग आने के लिए क्या क्या स्टेप्स जो है करने पड़े, कहाँ कहाँ से ये गुजरा, तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये नेशन स्टेट होता क्या है, ताकि यदि पेपर में आता तो हम इसको अच्छे से डिफाइन कर पाए। जो मॉडर्न स्टेट होता है, पुराने वाला क्या था, डायनेस्टिक था। आज वाला मॉडर्न स्टेट क्या है, द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट। आज वाले मॉडर्न को हम कहते हैं नेशन स्टेट, जिसमें सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल, जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड पावर होती है और वो पूरे एरिया के ऊपर सोवरेन कंट्रोल रखती है, उसकी एक टेरिटरी डिफाइन होती है, एंड इट हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। नेशन स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, कोई एक ऐसा एरिया जिसकी अपनी टेरिटरी होगी और उस टेरिटरी के ऊपर एक सेंट्रलाइज्ड पावर है, वो उस पूरे एरिया को कंट्रोल करेगी। सोवरेन कंट्रोल होगा, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। जैसे इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया भी एक नेशन स्टेट है, हमारी टेरिटरी डिफाइन है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर प्रॉपरली रूल करती है, बाहर की किसी भी कंट्री का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो नेशन स्टेट क्या हो जाएगा, पहली बात ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है, ओल्ड कंसेप्ट नहीं है। इसमें एक सेंट्रलाइज पावर होती है जो किसी क्लियरली डिफाइन एरिया के ऊपर सोवरेन कंट्रोल रखती है, इसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। Next, a nation state was one in which majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. Nation state सिटीजन्स के द्वारा लाया जाता है, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे आते हैं, रूलर्स नहीं आते हैं, क्योंकि रूलर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी गद्दी चली जाए। तो जिसमें लोग खुद आते हैं, लोग आते हैं इकट्ठा होके और वो अपने अंदर एक फीलिंग को जनरेट करते हैं, और वो फीलिंग ये थी कि हम सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी हो। जैसे हम इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारी कॉमन आइडेंटिटी क्या है, हम सब भारतीय हैं, इंडियंस, वी ऑल आर इंडियंस। तो ये है कि नेशन स्टेट में मेजॉरिटी ऑफ लोग एक साथ आएंगे और वो इस फीलिंग को, इस सेंस को जनरेट करेंगे कि हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है, हमारी एक हिस्ट्री है। जैसे इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारी एक शेयर्ड हिस्ट्री है, हमारे जो भी फोर फादर्स थे सब ने इंडिपेंडेंस के लिए काम किया है, ब्रिटिशर्स की गुलामी देखी है, तो हम सब की एक शेयर्ड हिस्ट्री है और शेयर्ड डिसेंट हो जाएगा, हम सब उनके वंशज हैं। दिस कॉमनिस्ट डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ये नहीं है कि ये बहुत पहले टाइम से है। इस फीलिंग को, इस कॉमन आइडेंटिटी को, शेयर्ड हिस्ट्री के कंसेप्ट को दिमाग तक लाने के लिए क्या करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करने पड़े हैं। ये फीलिंग बहुत पहले से नहीं थी, इस फीलिंग को जनरेट किया जाता है। इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद लोगों के दिमाग में ये फीलिंग आ पाती है। तो नेशन स्टेट में क्या किया जाता है, लोगों का ग्रुप एक साथ आता है, वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करता है कि हम सब एक शेयर्ड हिस्ट्री को शेयर करते हैं, हम सब एक जैसे हैं, हमारी कॉमन आइडेंटिटी है, और ऐसे फीलिंग टाइम के साथ आते हैं। इस फीलिंग को लाने में एक बहुत लंबा टाइम जो है वो लग जाता है। तो ये हो जाएगा। This chapter will look at the diverse process through which nation state and nationalism came into Europe in 19th century। इस चैप्टर में हम वही देखेंगे कि कैसे पूरे यूरोप में इस फीलिंग को लाया गया। पहला क्लियर एक्सप्रेशन, ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, इसका पहला क्लियर एक्सप्रेशन हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद दिखाई देता है। हमने देखा था 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन लाया जाता है, जिसमें मोनार्की को उखाड़ के फेंक दिया था और वहाँ पे डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि पावर मोनार्की से आम लोगों के पास शिफ्ट हो गई थी। तो यदि लोकेट कर पाए टाइम के हिसाब से, तो सबसे पहला क्लियर एक्सप्रेशन हमें कब दिखाई देगा, हम कहेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से हमें दिखाई देता है कि ऐसा कुछ हुआ था, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये स्टार्ट होता है। फ्रांस हम देख पा रहे हैं 1789 में फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट था और ये मोनार्क के कब्जे में था।
क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा कि फ्रांस पे लुई 16 होता था, ये आप देख पा रहे हो कि राजगद्दी के ऊपर बैठा हुआ है। तो उस टाइम का फ्रांस क्या होता था, एब्सोल्यूट मोनार्की वहां पे होती थी, राजा वहां पे रूल करता था और राजा के घर परिवार के ये सारे लोग रहते थे जिनको बहुत ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद होता क्या है, political and constitutional change that came in the wake of France Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to the फ्रेंच सिटीजन। यानी कि इसके बाद चेंज क्या आते हैं, चेंज ये आते हैं, हम कहेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो फ्रांस जिसके ऊपर मोनार्की थी वहां से पावर जो है पावर शिफ्ट हो जाती है। और पावर कहाँ कहाँ शिफ्ट होती है, हम कहेंगे कि ये पावर का शिफ्ट कहाँ होता है, ये पावर मोनार्की से आम जनता के पास शिफ्ट हो जाती है, सिटीजन्स के पास ये पावर चली जाती है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये लुई 16 है, मोनार्की के पास आपकी पूरी पावर थी और इस मोनार्की से पावर को कहाँ पे शिफ्ट किया गया, आम जनता को पावर दी गई। तो इधर देखोगे तो ये आपकी मोनार्की है, ये मोनार्की दिखा रखी है, पहले पावर मोनार्की के पास थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये हुआ कि राजा के हाथ से पावर जो है आम जनता के पास चली जाती है, डेमोक्रेसी फ्रांस में इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। यानी के बाद इसमें आप एक फ्लैग देख पा रहे हो कि लोगों ने अपना एक नया फ्लैग जो है वो दिखाया, स्ट्राइक कलर, ये आप देख पाओगे ब्लू, व्हाइट और रेड, इस टाइप का फ्लैग जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का चेंज है कि सबसे पहले पावर को शिफ्ट किया जाता है, मोनार्की से डेमोक्रेसी आती है वहां पे। और क्या चेंज हुआ था, रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीरियड हु विड henceforth constitute the nation and shape its destiny, कि हम अपने देश की डेस्टिनी को खुद लिखेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, French revolutionaries introduced various measures and practice that could create a sense of collective identity among us the French people। यहाँ के लोगों ने कई सारे ऐसे प्रैक्टिस को फॉलो करना शुरू किया ताकि वो लोगों के दिमाग में कलेक्टिव आइडेंटिटी को जो है वो इंट्रोड्यूस कर पाए, कलेक्टिव आइडेंटिटी के कंसेप्ट को जो है लोगों के दिमाग में ला पाए। ऐसे काम करने शुरू कर देते हैं। ऐसे क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, वो स्टेप्स थे, यानी कि ये किस आइडिया को रखना चाहते थे, एक सेंस ऑफ यूनिटी, जिसमें ये बोला गया कि लो पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड या मदरलैंड। कोई अपनी कंट्री को फादरलैंड बोलता है, जबकि हम इंडियंस बोलेंगे तो हम अपनी कंट्री को मदरलैंड बोलते हैं, यानी कि भारत माता। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ऐसे स्टेप्स जो है वो लिए जाते हैं जिसमें वो एक लोगों के दिमाग में यूनिटी की सेंस जो है वो करना चाहते थे, जो ये कहने लगे कि ये पूरा फ्रांस है, ये हमारा खुद का है, यानी कि हमारा फादरलैंड है ये पूरा फ्रांस। तो लो पैट्री का कंसेप्ट लोगों के दिमाग में घुसाया जाता है और इसके साथ साथ ये बोला जाता है कि हम सब यहाँ के सिटीजन्स हैं, यानी कि ले सिटियोन्स, जिसको सिटीजन हम पढ़ेंगे, यानी कि इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हमारी माँ है, भारत माता, हमें भारत माता को बचा के रखना है और हम सब भारतीय, हम सब इसके बच्चे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको सजो के संभाल के रख पाएं, आजाद करा पाएं। तो इस टाइप की कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के दिमाग में डाली जाती है। एम्फेसाइज द नेशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने ये बोला कि हम सब एक जैसे बनेंगे और सबको जो है इक्वल राइट्स दिए जाएंगे और ये इक्वल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इक्वल राइट्स देना, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना, ये चेंजेस करे जाते हैं। फ्रेंच में हमने देखा था ट्राई कलर जो है ये सिलेक्ट किया जाता है और रॉयल स्टैंडर्ड वाला जो रॉयल फ्लैग था उसको रिप्लेस किया जाता है। इसके अलावा पहले स्टेट जनरल होती थी जिसको सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स जो हैं वो कर सकते थे। अब जो है स्टेट जनरल का नाम चेंज करके स्टेट जनरल को पहले इलेक्टेड बॉडी बनाया जाता है कि आप इसके लिए जो है वोट डालोगे, स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली बोला जाता है। तो ये कुछ चेंजेज आए हैं फ्रांस में। नए नए हाइम्स को कंपोज किया जाता है ताकि लोग जो है सॉन्ग्स के माध्यम से उस फीलिंग को अपने अंदर तक उतार पाए। नई नई ओथ्स ली जाते कि हम अपने देश के लिए ये करेंगे, तो शपथ लोगों को दिलाई जाती हैं।
जो भी शहीद थे, मार्टर्स थे, उनको जो है याद किया जाता है। तो ये सब जो हुआ है, हमने क्या देखा है, पावर शिफ्ट हो जाती है, ट्राई कलर को सिलेक्ट किया जाता है, नए नए एंथम्स, नए नए ओथ, शहीदों को याद किया जाता है, स्टेट जनरल को चेंज करके नेशनल असेंबली कन्वर्ट कर दिया जाता है। और क्या था, ये सारा देश के नाम पे हो रहा था। नए नए लॉ बनाए जाते हैं, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो उस टेरिटरी में जितने भी लोग रहते थे सबके लिए कानून बनाएगा। तो ऐसा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो पावर में आता है। कस्टम ड्यूटी को हटा दिया जाता है, अंदर जितनी भी कस्टम ड्यूटी थी सबको रिमूव कर दिया गया। वेट और मेजरमेंट के सिस्टम पहले काफ़ी अलग अलग होते थे, इन सब को यूनिफॉर्म किया जाता है। पूरे फ्रांस में एक जैसे जो है वेट सिस्टम चलेगा। तो ये चेंजेज आते हैं। रीजनल डायलेक्ट, जो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज ये लोग बोलते थे, भाषाएं बोलते थे, उन सबको नकारा जाता है और उनकी बजाय एक लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाता है, यानी कि फ्रेंच के लिए फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाता है। इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, यानी कि लैंग्वेज भी एक करने की कोशिश करी गई ताकि लोग अपने आप को अलग अलग ना समझे। ये सारे चेंजेस देखने को मिले, जिसमें लोगों ने नया ट्राइकलर लेके आए हैं, स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली किया, फ्रेंच लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया है, इंटरनल कस्टम ड्यूटी हटाई गई, नए एंथम्स, नए नए सॉन्ग कंपोज किए जाते। तो ये सारा का सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कुछ चेंज आने शुरू हो जाते हैं। Revolutionary declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism। क्योंकि फ्रांस में हमने क्या देखा, फ्रांस में हमने ये देखा कि मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। तो जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने बोला कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो फ्रांस में हुआ वो पूरे यूरोप में होना चाहिए। इसलिए ये कहते हैं कि अब हम इस मिशन के ऊपर काम करेंगे कि जो फ्रेंच नेशन है, फ्रांस है, वो पूरे यूरोप को डेस्पोटिक रूल से, मोनार्की से, एम्पायर के रूल से आज़ाद करा पाए, यानी कि गुलामी की बेड़ियां जो है हम तोड़ पाए। फ्रांस वाला कंसेप्ट जो है वो पूरे यूरोप के ऊपर लागू होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि फ्रांस इस केस में सबसे आगे होता है और वो धीरे धीरे करके पूरे यूरोप के लिए काम करना शुरू कर देता है, एक मिशन मोड में चला जाता है। When the news of event in the French reached the different cities of Europe, जब यूरोप के बाकी हिस्सों में ये पता चला कि फ्रांस के लोगों ने क्या किया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ जिसमें उन्होंने मोनार्की से डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया गया, तो बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे, बाकी मेंबर्स थे, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे, वो जैकोबिन क्लब्स, एक टाइप के ये क्लब होते थे जिसमें लोग जो है डिस्कस करते थे अपने आइडियाज, उसमें डिस्कस करना शुरू कर देते हैं और वो भी चाहते हैं कि जो काम फ्रांस ने किया है वो पूरे यूरोप में होना चाहिए, हमारे उसमें भी यही होना चाहिए, हमारे एरिया में भी यही होना चाहिए। जहाँ जहाँ फ्रेंच आर्मी जा रही थी, फ्रेंच आर्मी अब ये पूरा मिशन है डेमोक्रेसी वाला, मोनार्की को उखाड़ फेंकना है, आज़ाद हो जाना है, जो सिस्टम फ्रांस में, जो चेंज फ्रांस में आए हैं उसको हमने पूरे यूरोप में बढ़ा देना है। इस मिशन को, इस कैंपेन को बढ़ाते हुए फ्रांस की आर्मी जो है अलग अलग एरिया में जाना शुरू कर देती है। जहां जहां पे ये आर्मी जा रही थी वहां वहां पे इसका काफी ज्यादा वेलकम किया जाता है। So, with the outbreak of revolutionary war, the French army began to carry the ideas of nationalism abroad। तो फ्रांस की आर्मी जहाँ पे जा रही थी वो नेशनलिज्म की फीलिंग को बाकी जनता में भी, आप कह सकते हो कि बाकी जनता में भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तो जहाँ जहाँ जा रही है लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को अपने साथ लेके जा रही है, वहाँ के लोगों को भी अपने नेशन के लिए काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। Within the wide swath of territory under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France। अब फ्रांस में एक नई आदमी की एंट्री हो जाती है, नेपोलियन, और नेपोलियन ने फ्रांस में जो भी चेंजेस लाए थे, जो भी रिफॉर्म्स लाए थे, वो बाकी यूरोप में भी जो जो एरिया वो जीतता हुआ जा रहा था, क्योंकि नेपोलियन ने काफ़ी ज़्यादा फ्रांस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बाकी टेरिटरी को भी मिला दिया था। तो जो जो एरिया अब नेपोलियन के कंट्रोल में आता जा रहा था, 1799 में नेपोलियन जो है आया है, तो उसने क्या किया कि जो एरिया वो जीतता हुआ जा रहा था उसमें भी वो सारे रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देता है।
अब नेपोलियन जो है, नेपोलियन जाता जा रहा था, हर एक एरिया में अच्छे काम करता जा रहा था, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने जो है कुछ ऐसे रिफॉर्म्स ला दिए। नेपोलियन आया था अपने अच्छे कामों के लिए कि मैं लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करूंगा, मैं लोगों को जो है बाय बर्थ जो भी राइट है उनको ख़त्म कर दूंगा, लेकिन नेपोलियन जो काम करके लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया था। लोगों को लगा कि नेपोलियन जैसा मसीहा जो है अब तक कहाँ पे था। लोग नेपोलियन को मसीहा मानने लगे थे, क्योंकि जो भी होता था लोगों को इक्वल राइट देना, लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी देना और लोगों को बर्थ के आधार पे, जन्म के आधार पे इक्वल समझे जाना, नेशनलिज्म की फीलिंग को लाना। तो नेपोलियन बहुत अच्छा काम कर रहा था। लोगों ने नेपोलियन को मसीहा समझना शुरू कर दिया, लेकिन नेपोलियन एक्चुअली में मसीहा नहीं निकला। नेपोलियन तो सबसे बड़ा विलन निकला। यानी कि नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन डेमोक्रेसी के बिहाफ पे आया था। नेपोलियन ने उसी डेमोक्रेसी को एबोलिश करके फिर से आप कह सकते हो कि डिक्टेटरशिप, तानाशाही जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी। दो ए रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। बाद में नेपोलियन ने क्या किया, कुछ टाइम बाद फ्रांस में डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया, और वहाँ पे आप बताओगे कि वहाँ पे मोनार्की को या डिक्टेटरशिप जो है वो ले आता है नेपोलियन। In administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. एडमिनिस्ट्रेशन में नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा काम किए। उसने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए ऐसे रिवोल्यूशनरी चेंजेस करता है कि लोग उसको बहुत अच्छा मानने लग जाते हैं। नेपोलियन एक सिविल कोड लेके आया था, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन द सिविल कोड, या फिर डिफाइन द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियन कोड भी बोला जाता है। तो नेपोलियन 1804 में एक सिविल कोड लेके आया था। उसमें होता क्या था, जिसमें बाय बर्थ जितने भी प्रिविलेज होते थे उन प्रिविलेजेस को हटा दिया जाता है। फर्स्ट क्या है, डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। फर्स्ट आप बताओगे कि नेपोलियन के सिविल कोड में क्या होता था, जन्म के आधार पे जो भी प्रिविलेज मिलते थे उन सब को हटा दिया जाता है। यानी कि अब सब जन्म के आधार पे इक्वल है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सबको इक्वल समझा जाएगा। सेकंड, नेपोलियन ने क्या कहा कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, वो इक्वलिटी को इंट्रोड्यूस कर देता है। थर्ड, उसने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। उसने कहा कि यदि आप मेहनत करते हो और कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हो तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर सोले राइट आपका खुद का है, आपसे वो प्रॉपर्टी कोई और नहीं छीन सकता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और जितना भी ये सब रिफॉर्म्स कर रहा था, इन सब रिफॉर्म्स को वो बाकी पूरे यूरोप में जो जो भी वो जीतता हुआ जा रहा था वहां पे भी ये सारे के सारे रिफॉर्म्स साथ लेता हुआ जा रहा था। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि आपको जन्म के आधार पे इक्वल समझा जाएगा। तो नेपोलियन ने अच्छे अच्छे काम करे, एडमिनिस्ट्रेशन को फास्ट बनाने की कोशिश करी, और इन्हीं वजह से लोग जो है नेपोलियन को मसीहा समझने लग गए। In Dutch Republic, Italy, Switzerland, Germany, Napoleon simplified administrative division. एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को उसने सिंप्लीफाइड कर दिया। टाउन्स में जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस होती थी, ट्रेड करने में जो भी दिक्कत आती थी, अब नेपोलियन ने उन सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, कस्टम ड्यूटी को हटा दिया जाता है, और धीरे धीरे करके ट्रेड को उसने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। तो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन होता था उसको सिंपल किया। जो गिल्ड सिस्टम होता था जिसमें आपको बिजनेस करने पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस को मानना पड़ता था, नेपोलियन सबको हटा देता है। नेपोलियन अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। जो फ्यूडल सिस्टम होता था, फ्यूडल सिस्टम क्या होता था कि पहले सारी की सारी जमीन जो है वो राज परिवार के हाथ में होती थी, जितना भी पैसा है वो सारा जो है इन लोगों के हाथ में होता था, और ये जो है बाकी लोगों से काम कराते थे, इनसे काम कराते थे, और प्रॉफिट का सारा हिस्सा इन्हीं के पास चला जाता था। तो नेपोलियन ने इस फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया है, अब ये इनके गुलाम नहीं रहेंगे। इस टाइप का नेपोलियन जो है रिफॉर्म्स लेके आता है। ही फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। उन्होंने ये जो पीजेंट्स है, आम जनता है जो सिर्फ इनके गुलाम बन के रह जाते थे, इनको नेपोलियन जो है वो आज़ाद करा देता है, और वो कह देता है कि आप कोई और काम कर सकते हो, आपको इनकी गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और इन्हीं वजह से नेपोलियन को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम। अब इसमें सब खुश हैं कि आपने सर्फडम को खत्म कर दिया, आपने जो स्लेव सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। तो चाहे पीजेंट्स हो या फिर आर्टिसंस हो, वर्कर्स हो, बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन को काम करने की, बिजनेस करने की फ्रीडम मिलनी शुरू हो जाती है। तो सारे के सारे लोग इस नई फ्रीडम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। Businessmen and small-scale producers of good in particular began to realize that uniform laws, standardized weight and measure, common national currency would facilitate the movement and exchange of good and capital from one region to another। ये कह रहे कि ये जितने भी रिफॉर्म्स थे, चाहे यूनिफॉर्म लॉ है, वेट को एक जैसा कर दिया, कॉमन करेंसी कर दी, इससे क्या होगा, इससे काम आसान हो जाएगा। मूवमेंट और एक्सचेंज ऑफ गुड है, कैपिटल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक एरिया से दूसरी एरिया में ट्रेड करना, बिजनेस करना काफी आसान हो जाएगा और इससे ट्रेड जो है काफी ज्यादा फ्लरिश होएगा। However, in the areas conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed। फ्रांस में लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, जिन जिन एरिया को ये जीतता हुआ जा रहा था वहाँ से मिक्स रिएक्शन आ रहा था। इनिशियली इन मैनी प्लेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड और बाकी एरिया में फ्रेंच आर्मी वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। स्टार्टिंग में जो है कुछ एरिया में इनिशियली, यानी कि जब शुरुआत में नेपोलियन आया, जहाँ जहाँ पे भी फ्रेंच आर्मी जा रही थी और लोगों को नेशनलिज्म का, रिफॉर्म्स का मैसेज दे रही थी, तो जहाँ जहाँ पे भी आ रही थी इनका बहुत ज़्यादा वेलकम किया जाता था। इनको ऐसा देखा जाता था कि ये लिबर्टी को लाने वाले दूत है, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी के तौर पे इनको देखा जाना शुरू कर दिया। और जहां पे भी फ्रांस आर्मी जा रही थी, फ्रेंच आर्मी का बहुत ज्यादा लोग जो है वेलकम करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके ये सब जो है, इनिशियल स्टार्टिंग में जो जोश था लोगों के बीच में, वो सब खत्म हो जाता है। बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी एज इट बिकेम क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। नेपोलियन ने लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी, खुद तानाशाह बन जाता है, डेमोक्रेसी को खत्म कर देता है। इसलिए स्टार्टिंग में वो लोग जो नेपोलियन को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, धीरे धीरे करके उनका जोश जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है और उनको ये समझ आने लग जाता है कि हमें बेवकूफ बनाया गया, हमारी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारी तो फ्रीडम ही इन्होंने छीन ली है। तो कुछ ड्रॉबैक्स देखेंगे हम नेपोलियन के, कुछ साइड इफेक्ट्स क्या थे, इसने ड्रॉबैक्स क्या आए हैं, नेगेटिव साइड क्या थी इसकी। तो हम कहेंगे स्टार्टिंग में जो एंथुजियाज्म था वो धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाता है। नेपोलियन के कुछ ड्रॉबैक्स हम करेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन कोड। अच्छे पॉइंट हमने पढ़े हैं, यहाँ पे आप कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ोगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन कोड। ड्रॉबैक्स क्या थे? फर्स्ट, नेपोलियन ने क्या किया, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, टैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। और कभी भी यदि टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा तो जनता जो है वो नाराज हो जाएगी। सेंसरशिप इंट्रोड्यूस कर दी जाते हैं, आप कुछ भी लिख नहीं सकते हो, कुछ भी छाप नहीं सकते हो, अदरवाइज आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फोर्स कंस्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मी, लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता है, चाहे उनका मन हो चाहे मन ना हो, जबरदस्ती। क्योंकि नेपोलियन का मकसद था कि मुझे फ्रांस में यूरोप के बाकी हिस्सों को भी मिलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी के ऊपर जो है वो रूल करना है, इसलिए आर्मी की जरूरत थी और आर्मी की जरूरत के लिए जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती किया जाता है। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर स्टेट सर्विस टिपिकली इनटू द आर्म फोर्सेज और seem to outweigh the advantage of the administrative changes। यदि आप टैक्स बढ़ाओगे, लोगों को फ्रीडम नहीं दोगे, सेंसरशिप आप अप्लाई करोगे, तो चाहे जितने भी आपने रिफॉर्म्स किए हो, उन सारे रिफॉर्म्स को लोग नहीं देखेंगे, लोग जो परेशान है अपनी परेशानी को देखेंगे। तो यहाँ से यही कह रहे हैं कि जितने भी रिफॉर्म्स थे उन सब के बावजूद लोग अब नेपोलियन को पसंद करना बंद कर देते हैं, लोग नेपोलियन को विलन के तौर पे देखना शुरू कर देते हैं। हम देखेंगे कि फिर नेशनलिज्म की फीलिंग आती कैसे है। नेपोलियन तो ऐसा किया, तो अब नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आएगी उस चीज को हम देखेंगे। तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हमने देखना है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि उस टाइम पे यूरोप कैसा था।
उस टाइप पे यूरोप जो है वो काफी ज्यादा डाइवर्स था, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले डाइवर्स लोग वहां पे रहते थे। तो यहाँ पे यही बताया गया है, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की विद इन टेरिटरी ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल। उस टाइम पे यूरोप, जैसा आप मैप देख पा रहे हो कि इस टाइप का यूरोप वहां पे होता था, कोई क्लियर डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, कोई क्लियर डिफाइंड टेरिटरी नहीं है, और ये पूरा यूरोप अलग अलग एरिया में अलग अलग ऑटोक्रेटिक मोनार्की के कब्जे में होता था, और यहाँ पे अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले अलग अलग डाइवर्स लोग यहाँ पे रहते थे। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, नेशनलिज्म की फीलिंग को लाना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जब इतने ज्यादा डाइवर्स लोग रह रहे हैं, they did not see themselves as a sharing of collective identity or common culture। उनके मन में बिल्कुल भी ये फीलिंग नहीं थी कि हम सब एक जैसे, हमारी कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी बन सकती है या फिर हमारा कोई कलेक्टिव कल्चर बन सकता है। उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। तो बहुत मुश्किल था नेशनलिज्म की फीलिंग को लाना। वो अलग अलग टाइप की लैंग्वेज को बोलते थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप से वो बिलोंग करते थे, जैसे ऊपर दिखाया गया है। तो अलग लैंग्वेज को बोलना, अलग डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स से बिलोंग करना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया गया है, हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी वाज ए पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। ये आप देख पा रहे हो कि जितना भी रेड में दिखाया गया है, ये सारा का सारा ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, बोस्निया हो गया, ये पूरा हैब्सबर्ग एम्पायर में होता था, और इसमें डिफरेंट रीजन्स होते थे, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते थे। तो इन सब लोगों के बीच में कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होती थी। तो पूरा ही यूरोप, ऑलमोस्ट जो यूरोप है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कितने ज्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं, जर्मन्स है, हंगेरियंस है, चेक्स है, ये अलग अलग एरिया में फैले हुए होते थे। कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी इनकी नहीं होती थी। तो इतनी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है, फिर भी कैसे यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग आई होगी, तो ये हमने देखना है। हंगरी के एग्जाम्पल पे बोला गया है कि हंगरी में इतनी सारी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते थे। गैलिसिया में एरिस्टोक्रेसी जो है वो पोलिश बोलती थी। तो ये ओवरऑल आप कह सकते हो कि पूरा यूरोप बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, कोई इनके बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। सच डिफरेंस डिड नॉट इजीली प्रमोट ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। इतने ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से पॉलिटिकल यूनिटी लाना उतना ही ज्यादा मुश्किल था। तो पॉलिटिकल यूनिटी लाना बहुत ज्यादा मुश्किल था वहां पे। द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज ए कॉमन एलिजेंस ऑफ द एम्पायर। ये सिर्फ इसलिए बंधे हुए थे क्योंकि वहां पे जो है एक एम्पायर रूल कर रहा था। इतना सारा जो एरिया है वहां पे एक राजा रूल कर रहा है, एक एम्पायर रूल कर रहा था, इसलिए ये सारे के सारे लोग जो है चुपचाप इकट्ठे रहते थे। अदरवाइज इनके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम सब एक जैसे हैं, हम सबका कोई इतिहास रहा है, कोई शेयर्ड आइडेंटिटी है, कोई कल्चर है। सिर्फ ये इस वजह से एक साथ टाई थे कि हमारे ऊपर जो रूल करने वाला राजा है, जो एम्पायर है, वो सेम है, इसलिए ये आपस में इकट्ठे हैं। अब नेशनलिज्म की फीलिंग आती कैसे है? नेशनलिज्म की फीलिंग लाई जाती है नई मिडिल क्लास के द्वारा। ये जो कंसेप्ट आता है लोगों के दिमाग में, ये एक नई मिडिल क्लास आती है जो ये बीज बोने का काम करती है। तो एक बार हम उस टाइप के यूरोप में देखते हैं कि लोग कैसे थे। उस टाइप के यूरोप में दो टाइप के लोग रहते थे। फर्स्ट वहां पे था एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो हम यूरोप को समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों का कैटेगराइजेशन करेंगे तो दो टाइप के लोग थे। फर्स्ट एरिस्टोक्रेसी जो बहुत ज्यादा रिच होते थे, और दूसरा जो था वो था एक मिडिल क्लास। तो ये जो मिडिल क्लास है ये इस नेशनलिज्म की फीलिंग को समझती है और चेंज लेके आती है। तो एरिस्टोक्रेसी को हम समझेंगे। एरिस्टोक्रेसी क्या था? एरिस्टोक्रेसी एक डोमिनेंट क्लास था, और ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये आप कह सकते हो राज परिवार वाले लोग हैं, रिच लोग हैं, ये आपस में यूनाइटेड रहते थे, इकट्ठे रहते थे। इनमें डिवीजन उतना नहीं दिखाई देता था, चाहे सोशली हो चाहे पॉलिटिकली हो। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। मेंबर्स जो होते थे दे वर यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कैन कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। चाहे ये किसी भी एरिया में रह रहे हो, लेकिन यदि ये आप कहोगे कि यदि ये एरिस्टोक्रेट हैं, चाहे देश के इस कोने में हो चाहे उस कोने में हो, ये सारे के सारे आप कह सकते हो ये यूनाइटेड थे। यानी कि बाकी यूरोप यूनाइटेड नहीं है, लेकिन जो एरिस्टोक्रेसी है ये अपने आप को सेम समझते थे, यूनाइटेड समझते थे, यूनिटी की फीलिंग थी।
इनके जो है बड़े बड़े घर होते थे, जो टाउन हाउसेज होते थे, इसमें आप देख पा रहे हो इस टाइप के घरों में ये रहते थे, यानी कि आप कह सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिच क्लास वाले लोग हैं। ये अपने हिसाब से अपने स्टेटस को ऊंचा रखने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बड़े लोग बोलते हैं, तो इनकी लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज होती थी। इनके जो कनेक्शंस होते थे, ये एरिस्टोक्रेट्स हैं, आपस में ही शादी करते थे, उसके बाहर कहीं भी शादी नहीं करते थे, तो मैरिज टाई के द्वारा ये आपस में बंधे रहते थे। लेकिन फिर भी हम ये कहें कि जो ये एरिस्टोक्रेसी है, ये संख्या में बहुत ज्यादा नहीं थे, ये संख्या में एक छोटा सा ग्रुप होता था, स्मॉल ग्रुप था। तो एरिस्टोक्रेसी के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये हाईली रिच पीपल होते थे, बड़े बड़े इनके मकान होते थे, ये फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते थे, आपस में ही शादियां करते थे, और ये सारे के सारे यूनाइटेड थे, चाहे देश के किसी भी कोने में हो, लेकिन इनके मन में एक यूनिटी वाली फीलिंग होती थी। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे, दूसरी तरफ कैसे लोग थे, दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो मिडिल क्लास थे। टू द वेस्ट ऑफ द यूरोप द बल्क ऑफ लैंड वाज फार्म बाय द टेनेंट्स एंड द स्मॉल ओनर्स। छोटे छोटे लोग थे, टेनेंट्स हो गए या छोटे मोटे ओनर्स हो जाएंगे। अब क्या होता है, इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मींस द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास। अब जैसे जैसे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने की वजह से एक नई कमर्शियल क्लास जो है वो उभर के आ रही थी, यानी कि एक पढ़ी लिखी क्लास आप कह सकते हो, कि जो थोड़े बहुत एजुकेटेड लोग थे, अब वो इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू कर देते हैं, टाउन्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, और जो प्रोडक्शन को आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन उस टाइम पे होना स्टार्ट हो गया था, तो एक नई मिडिल क्लास, एक नया इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो निकल के आता है। तो 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अकर हुआ है। इन इट्स वे एक न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग, इसमें नए सोशल ग्रुप्स जो है वो निकल के आते हैं, एक नई वर्किंग क्लास पॉपुलेशन निकल के आती है, मिडिल क्लास उसमें आता है, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, जिसमें बिजनेसमैन होते थे, जिसमें प्रोफेशनल्स होते थे, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद निकल के आते हैं, और यही वो लोग थे जो नेशनलिज्म की फीलिंग को बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे। In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. 19th century तक ये जो लोग थे, ये संख्या में काफी कम होते थे। It was among the educated liberal middle class that ideas of national unity gained popularity. यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये वही लोग थे लिबरल मिडिल क्लास जिसके दिमाग में सबसे पहले नेशनल यूनिटी का कंसेप्ट आया है। यानी कि क्या कंसेप्ट आया कि जो बाई बर्थ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज मिले हुए हैं एरिस्टोक्रेट्स को, जन्म के आधार पे किसी को भी इतने प्रिविलेज जो है नहीं दिए जाने चाहिए, सारे के सारे प्रिविलेज जो है वो हटा दिए जाने चाहिए, यानी कि बाई बर्थ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये इस नई मिडिल क्लास के दिमाग में ये कंसेप्ट आना शुरू हो जाता है। सो अबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज ग्रांटेड टू इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन। तो ये उसके ऊपर है कि उनकी जो पावर है हमें दे दी जाए, उनसे पावर को छीन लिया जाए। यहाँ तक हमने किया है, यानी कि आप यहाँ तक देखोगे कि अब तक क्या क्या इतिहास रहा है यूरोप का और कैसे एक नई मिडिल क्लास निकल के आती है। न्यू जो मिडिल क्लास थे उसका हम देखेंगे कि उसके थॉट्स क्या थे, वो हमने जस्ट अभी शुरू किया है। तो जो लिबरल नेशनलिज्म है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप यहाँ तक आपके दिमाग में कुछ क्लैरिटी बनी होगी कि चैप्टर हमारा कैसे चल रहा है, कौन लोग हैं, किस टाइप से चीजें चल रही हैं। और यदि आप यहाँ तक पहुँचो, आई होप आपको समझ आया होगा। जो भी आपके कमेंट्स होंगे या डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द डाउट्स। और